सो गाइस, मैं लेके आ चुका हूँ एक ब्रांड न्यू स्टोरी जिसका नाम है एटीट्यूड वर्सेस एटीट्यूड। जी हाँ गाइस, जिसका नाम है एटीट्यूड वर्सेस एटीट्यूड। सो गाइस, प्लीज़ इस स्टोरी को भी सपोर्ट कीजिएगा। और अभी तक आपने हमारी कार्टून वर्ड नाम के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और गाइस, मैंने और भी परमैन परमैन कम्युनिटी के कि जो है ना यूट्यूबर, उनके चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जाके उनको भी सपोर्ट कीजिए गाइस। वो भी परमैन की बहुत ही अच्छी फैनमेड स्टोरियाँ बनाता है, जिनका नाम है प्रणव पंड्या और भी एक है। सो गाइस, प्लीज़ उनको भी सपोर्ट कीजिए। सो ज़्यादा बकवास ना करते हुए इंट्रो को स्टार्ट करते हैं। Everybody get your fucking hands up. सो गाइस, स्टोरी की स्टार्टिंग होती है जापान के एक छोटे से गांव से, जहाँ पे दो फैमिली एक फैमिली रहती थी, जिसके घर में बहुत ही ज़्यादा पैसों की शॉर्टेज थी। कि वो बहुत ही ज़्यादा मिडिल क्लास फैमिली थी, बट फिर भी उनको थोड़ी बहुत पैसों की शॉर्टेज रहती थी, कि पैसों की तकलीफ रहती थी। और उनका एक बेटी और एक बेटा दो थे। कि बेटे का नाम था मित्सुओ और बेटी का नाम था गांगो। जी हाँ गाइस, यही अपना मित्सुओ जो कि फिल्म का हीरो है। वो लोग बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में रहते थे, क्योंकि उनको पैसों की बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पड़ती थी, कि बहुत ही ज़्यादा। और हम नेक्स्ट कि उसी जापान में दूसरे गांव में एक और फैमिली रहती थी। वो भी मिडिल क्लास फैमिली ही थी। उनको भी पैसों की बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ रहती थी। उनकी सिर्फ़ और सिर्फ एक बेटी थी, जिनका नाम था सुमीरे। जी हाँ गाइस, उनका नाम था सुमीरे। और उसका एक छोटा बेटा भी था, जिसका नाम था मार्क। जी हाँ गाइस, उसका नाम था मार्क। सो गाइस, जो सुमीरे थी ना, वो कि बहुत ही छोटी थी, कि कम से कम 5 साल की थी। और उनके घर में पैसों की बहुत ही ज़्यादा शॉर्टेज रहती थी, कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ रहती थी। वो लोग बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थे। वो सुमीरे और मार्क को बहुत ही मेहनत से पढ़ाते थे, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके पढ़ाते थे। कैसे भी करके वो सुमीरे और जो मार्क होते हैं ना, उसे पढ़ाते थे। एक छोटे से स्कूल में भेजा था उनको, गांव के जो कि गांव का स्कूल होता है ना, वहाँ पे भेजा था उनको। और हम दूसरे सीन में देखते कि जो मित्सो की फैमिली होती है, उन्होंने भी मेहनत करके, उसके पापा दिन रात जॉब पे जाके मेहनत करके उनको एक छोटे से स्कूल में पढ़ा रहे थे, मित्सुओ और गाको को। फिर एक दिन मित्सुओ के घर एक एक आदमी आता है। जी हाँ गाइस, एक आदमी आता है। वो मित्सुओ के पापा से पैसे मांगता है। और पैसे ना होने के कारण वो कि मित्सुओ के पापा की बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती करता है। और ये मित्सुओ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि उसके पापा की किसी ने बेइज्जती की। गाइस, मित्सुओ का मन ये तो कर रहा था कि वो उसको जाके सीधा पकड़ के चोटी से झाल के मारे, लेकिन वो बहुत ही छोटा था और साथ में उसके पापा ने ऐसा करने से मना किया था। फिर वो चला जाता है। और फिर जो मित्सु होता है ना, वो उसके पापा को कहता है कि पापा, क्या हुआ? इस आदमी ने आपकी बेइज्जती की, मन तो कर रहा है मैं इसकी हड्डी पसली एक कर दूँ। फिर उसके पापा कहते हैं कि देखो मित्सु, हमारे यहाँ पे पैसों की हमें पैसों की तकलीफ़ है, इसलिए इसलिए हमें चुप रहना चाहिए, क्योंकि हमें अभी तकलीफ़ है पैसों की। और उसने हमारी मदद तब की थी जब हम मुश्किल हालात में थे। तो हमें उसके बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हमें बल्कि उसके बारे में ये सोचना चाहिए कि उसने हमारी मुश्किल वक्त में मदद की थी। भले वो अभी आके हमारी बेइज्जती करता हो, लेकिन उसने हमारे मुश्किल वक्त में हमारी मदद की थी। फिर मित्सुओ कहता है कि अच्छा ऐसा है। लेकिन मित्सुओ फिर भी थोड़ा बहुत समझता है, लेकिन थोड़ा बहुत नहीं समझता है। वो कहता है कि ये पैसा ही सब कुछ है ना, तो ठीक है, अब मैं देखो क्या करता हूँ।
और गाइस फिर जो हमारा मित्सो होता है वो किसी को कुछ भी नहीं बताता उसके प्लान के बारे में, और वो सीधा अपने कमरे में चला जाता है। वो अपने कमरे में जाके कमरे का दरवाज़ा लॉक करके सीधा मतलब कि नोटबुक हाथ में लेता है और मतलब कि पढ़ाई करने लग जाता है। और वो अपनी एक और नोटबुक बनाता है जिसके अंदर वो अपने शेड्यूल लिखता है, जिसके अंदर वो क्या करेगा आगे जाके, क्या करेगा वो पूरी प्लानिंग के साथ, मतलब कि पढ़ाई के साथ साथ वो पूरी प्लानिंग कर रहा था अपने फ्यूचर की। सोच सकते हो गाइस 5 साल का बच्चा अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर रहा हो यार गाइस। और यही सीन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सुमिरे की फैमिली, जी हाँ गाइस सुमिरे की फैमिली, सुमिरे के जो डैड होते हैं ना उनको बहुत ज़्यादा पैसों की शॉर्टेज होती है, क्योंकि यार उनको मतलब कि उनको उसकी जो बीवी थी ना, मतलब कि उसका बर्थडे आने वाला था, और मतलब कि सुमिरे का बर्थडे आने वाला था, उसकी बीवी का नहीं, गलती से बोले, सुमिरे का बर्थडे आने वाला था। लेकिन उसके पापा के पास पैसे थे ही नहीं जिससे वो सुमिरे के लिए कोई गिफ्ट ले सके, और वो अपनी कंपनी मतलब कि अपनी कंपनी से किसी के पास से उधार से पैसे लेते और मतलब कि सुमिरे के बर्थडे पे उसे गिफ्ट देते। और फिर वही यही सीन होता है जो मित्सो के घर पे हुआ था कि सुमिरे के घर पे मतलब कि एक आता है, एक बच्चा मतलब कि एक आदमी आता है, हाँ मतलब कि आदमी नहीं आता था, एक जो मित्सु सुमिरे के डैड जो इस कंपनी में काम कर रहे थे ना, जिनके पास से सुमिरे के डैड ने उधारी से पैसे लिए थे, वही आता है और कहता है कि मेरे पैसे कब दोगे यार। फिर वो सुमिरे के डैड कहते हैं कि प्लीज़ यार मैं तुम्हें दे दूँगा, सैलरी मिलते ही मैं तुम्हें दे दूँगा, क्योंकि मेरे बच्ची का बर्थडे था ना इसलिए मैं तुम्हें नहीं दे पाया। फिर वो मतलब कि वो सुमिरे मतलब कि सुमिरे के डैड जिस कंपनी में जॉब कर रहे थे ना वो ही था, मतलब कि सुमिरे के डैड का दोस्त ही था। वो कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम्हारी बच्ची का बर्थडे था तो फिर ठीक है, तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। फिर सुमिर के डैड कहते हैं कि नहीं मैं तुम्हें पैसे दे दूँगा। फिर वो कहता है कि नहीं यार दोस्ती में तो ये चलता है। फिर वो चला जाता है और फिर सुमिर को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती कि उसके पापा के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, और फिर भी उसके पापा उसके लिए गिफ्ट लेके आए। मतलब कि उसको उसके पापा के लिए और भी ज़्यादा प्यार बढ़ जाता है और वो उसके पापा को जाके गले लगा लेती है और कहती है कि पापा मैंने आपकी सारी बातें सुन ली है। फिर उसके पापा कहते हैं सुमिरे, फिर उसकी जो मतलब कि सुमिरे होती है ना वो कहती है कि बस पापा आप और कुछ मत कहिए, और वो अपने पापा को गले लगा लेती है और रोने लगती है और कहती है कि पापा आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, आपके पास पैसे नहीं थे फिर भी आपने इतना सब कुछ किया। फिर जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं कि हाँ बेटी, क्योंकि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और मार्क भी वहाँ पे आ जाता है जो कि सुमिरे से छोटा था, मतलब कि सुमिरे से छोटा था, और कहता है कि मार्क और सुमिरे मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और सुमिरे उससे फिर से गले लगा लेती है और रोने लगती है। फिर जो उसके डैड होते हैं ना वो कहते हैं कि तुम रो क्यों रही हो यार, तुम्हारे पापा अभी तक जिंदा है, मतलब कि तुम्हारे पापा को अभी कुछ हुआ नहीं है तो जिससे तुम रो रही हो। तुम चिंता मत करो, जब तक मैं हूँ तब तक तुम्हें कोई भी जात की परेशानी नहीं होने दूंगा। और फिर सुमिरे कहती कि अच्छा ठीक है पापा। फिर जो सुमिरे होती है ना वो भी मिस्सो की तरह सेम कमरे में चली जाती है और वो अपनी पढ़ाई करने लगती है और कहती है कि भैया कुछ करे या ना करे लेकिन मैं ज़रूर कुछ करूँगी। और वो ऐसे पढ़ाई करने लग जाती है। और फिर हम देखते हैं कुछ साल बाद, जी हाँ गाइस, मित्सुओ खुद 13 साल का हो जाता है। मित्सुओ 13 साल का हो जाता है, सुमिरे भी 13 साल की हो जाती है, दोनों के दोनों ही 13 साल के हो जाते हैं। जी हाँ गाइस, ये ऑफिशियल डेट नहीं है बट मैं आपको बता रहा हूँ, ये दोनों के दोनों ही 13 साल के हो जाते हैं। फिर जो मित्सुओ होता है वो कहता है कि हाँ अब मैं और भी ज़्यादा मेहनत करूँगा। वो अपने स्कूल में पढ़ रहा होता है और साथ ही साथ मेहनत भी कर रहा होता है, मतलब कि अपने फ्यूचर की। जहाँ पे सारे बच्चे सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ही ध्यान देते हैं, मित्सुओ वहाँ पे नेक्स्ट लेवल की तैयारी कर रहा होता है, मतलब कि अभी से ही बिजनेस
बिजनेस और वो सब की मतलब कि प्लानिंग कर रहा होता है कि क्या से क्या करूँगा मैं, फ्यूचर में क्या करूँगा मैं, वो सब कुछ प्लानिंग कर रहा होता है। मित्सुओ कॉलेज मतलब कि स्कूल का बहुत ज़्यादा टॉपर बच्चा होता है। फिर मित्सुओ अपने स्कूल में जाता है, अपने नए स्कूल में। और अब तो उसके पिताजी की मतलब कि कुछ हालत मतलब कि अच्छी भी हो जाती है। मतलब कि वो मिडिल क्लास ही है अभी, बट फिर भी उसके पापा के प्रमोशन मिलता है ना, जिसकी वजह से उसके पापा की सैलरी बढ़ जाती है। और उसकी वजह से उनके घर में थोड़ी जो पैसों की शॉर्टेज पड़ती थी ना, वो अब कम पड़ने लगती है। मतलब कि उनको अब पैसों की मतलब कि इतनी ज़्यादा तकलीफ़ नहीं पड़ती है। फिर जो मित्सुओ होता है ना, वो कॉलेज मतलब कि स्कूल में जाता है। और स्कूल में मतलब कि कुछ बदमाश बच्चे होते हैं, वो मित्सुओ का कॉलर पकड़ लेते हैं और मित्सुओ उसके कॉलर छुड़ा के आगे बढ़ रहा होता है। वो बहुत ही अमीर बाप के बेटे होते हैं। और फिर वो मित्सुओ को एक घूंसा मतलब कि एक चाटा भी मारते हैं। कहते हैं कि तू क्या बिगाड़ लेगा बच्चे, मतलब कि मित्सुओ ने कहा होता है कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, इसलिए उसको चाटा मारते हैं। लेकिन मित्सुओ कुछ भी नहीं कहता, इग्नोर करता है और जाता है। और फिर मित्सुओ स्कूल में अंदर जाता है और फिर जो सर होते हैं ना, वो उसे एक आंसर देते हैं। मतलब कि सारे बच्चों को आंसर देते हैं, लेकिन किसी ने भी ये आंसर सॉल्व नहीं किया होता है। मित्सुओ को आता था ये आंसर, लेकिन वो सॉल्व नहीं कर रहा था। और फिर सर मित्सुओ को लक के लिए वो मित्सुओ को ही चुनते हैं और कहते हैं कि ओए बच्चे तुम इस आंसर को सॉल्व करो। किसी भी बच्चे ने इस आंसर को ना ही कोई किसी ने पूरी की पूरी क्लास क्या पर बिना पढ़ाई के आई है, मतलब कि कोई पढ़ाई वढ़ाई करता ही नहीं है क्या। मैंने ये सवाल दिया फिर भी कोई सॉल्व करने के लिए खड़ा नहीं हुआ। ये बच्चे तुम यहाँ पे आओ और सॉल्व करो, अगर तुमने भी नहीं किया तो मैं तुम्हें क्लास से बाहर कर दूँ। और मिस 16 के लिए वो आंसर कम्प्लीटली ईजी तरीके से सॉल्व कर देता है। और सर कहते हैं कि जब तुम्हें ये आंसर आता था तो तुम स्टेज पे क्यों नहीं आए। फिर मित्सु कहता है कि स्टेज पे आने से मुझे क्या मिलेगा सर, कुछ भी नहीं ना। जानता हूँ मुझे पढ़ाई आती है, फिर मैं अपने ही तरफ ही क्यों ना रखूँ। मतलब कि अगर स्टेज पे आने से मुझे कुछ मिल रहा हो तो मैं क्यों ना आऊँ स्टेज पे। लेकिन स्टेज पे आने से मुझे क्या मिलेगा, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है। मैं उसी की राह देख रहा हूँ कब ये स्टैंडर्ड ख़त्म हो जाए और नेक्स्ट स्टैंडर्ड आ जाए, और ऐसे करके सारे स्टैंडर्ड ख़त्म हो जाए और कॉलेज आ जाए और कॉलेज भी ख़त्म हो जाए और ग्रेजुएशन कंप्लीट कर दूँ। उसके बाद सिर्फ मुझे चाहिए डिग्री और कुछ नहीं। फिर सर पूछते हैं कि तुम इतने एटीट्यूड क्यों है तुम्हारे अंदर, तुम करना क्या चाहते हो। फिर मित्सु कहता है कि मैं ये मेरी पर्सनल लाइफ है कि मैं अपनी लाइफ में क्या करना चाहता हूँ और क्या नहीं, यह आप नहीं कह सकते। और इसके लिए आप अपनी घर में नहीं दिखा सकते हैं। मतलब कि वो सर को सीधा ही कह देता है कि आप किसी आंसर न आने की वजह से किसी बच्चे को डांट सकते हैं, लेकिन उसकी पर्सनल लाइफ के लिए कभी उसे नहीं डांट सकते हैं। समझ गए ना सर, ये मेरी पर्सनल लाइफ है, मैं क्या करना चाहता हूँ क्या नहीं ये मुझ पे डिपेंड करता है, ना कि आप पे। वो सीधा सर को ऐसा ही कह देता है और वो अपनी सीट पे जाके बैठ जाता है। मतलब कि वो बहुत ही रूटली बिहेवियर से बात कर रहा होता है। और नेक्स्ट ऐसा ही सुमिरे उन सब से उस सर से बात कर रही होती है। बट सुमिरे के साथ ऐसा नहीं हुआ था कि सुमिरे को किसी लड़कियों ने परेशान किया था, ऐसा नहीं होता। लेकिन मित्सु को लड़कों ने परेशान किया था और सुमिरे जो होती है ना, वो भी बैठ जाती है। और फिर सर को समझ में आ जाता है कि इस बच्चे के अंदर कितना एटीट्यूड है। सर कहते हैं कि इस बच्चे का एटीट्यूड तो अब मैं निकाल के ही रहूँगा। और फिर जो मित्सु होता है वो कहता है सर को कि आप जितना भी ट्राई कर लीजिए, हार्ड से हार्ड एग्जाम्पल भी मुझे दे दीजिए, लेकिन आप कभी भी मेरा एटीट्यूड तोड़ नहीं पाएंगे। दैट इज़ माई चैलेंज। मैं 3 साल इस कॉलेज मतलब कि इस स्कूल में हूँ, मतलब कि मैं सिर्फ 10th तक इस स्कूल में हूँ और मैं भी देखता हूँ कि आप 10th तक मेरा क्या उखाड़ लेंगे। सीधा ही ये बोलता है। मतलब कि फिर सर कहते हैं कि तुम अपने सर से बात कर रहे हो। और फिर वो मतलब कि जो छड़ी होती है ना, उससे वो मित्सु को मारते हैं, लेकिन मित्सु उसे रोक लेता है। कहता है कि मैंने तो सिर्फ बातें की है सर,
और आप ऐसे घर में नहीं दिखा सकते। आपका कोई हक नहीं है कि आप घर में दिखा सके। ये रूल के खिलाफ है कि कोई भी टीचर्स, जापान में कोई भी टीचर्स किसी भी बच्चे पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। और आप लगता है कि नए सर आए हो, इसलिए आपको ये फॉर्मूला पता नहीं है। अगर मैं यहीं पे केस ठोक दूँ ना तो आपकी सैलरी भी चली जाएगी, आपकी जॉब भी चली जाएगी और आपको जेल की सज़ा भी हो जाएगी। और आपका जो ये एटीट्यूड है ना वो टूट जाएगा मेरा एटीट्यूड तोड़ने के चक्कर में। और ऐसा कह के वो अपना बैग लेके, स्कूल का टाइम हुआ नहीं था फिर भी वो अपना बैग लेके सीधा क्लास से बाहर चला जाता है। और सर भी हैरान हो जाते हैं कि भाई उसने किस बच्चे से पंखा ले लिया है। और उधर सुमिरे भी ऐसा कह के स्कूल से बाहर चली जाती। मतलब कि सुमिरे को वो सर जो होते ना वो छड़ी नहीं मार रहे होते, बट वो उसे चाटा मारने वाले होते। लेकिन सुमिरे हाथ पकड़ लेती है सर का और कहती है कि अगर आपने मुझे चाटा मारा तो ये जापान के रूल के खिलाफ होता है। वो ऐसा ही बोलती है और कहती है कि मैं तो एक लड़की हूँ, सो आपके ऊपर कितना बड़ा केस लग सकता है ये आप खुद सोच लो। ऐसा खुद वो सर को बोलती है और वो भी वहाँ से निकल जाती है स्कूल से। और फिर जो मतलब कि होते हैं ना, मतलब कि मित्सो, वो कहता है कि पापा अब मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, मैं घर पे रह के ही पढ़ाई करूँगा, मैं सीधा 11th में ही जाऊँगा स्कूल। फिर उसके पापा के बहुत समझाने के बाद मित्सुओ मानता है। मित्सुओ कहता है कि मैं स्कूल नहीं जाऊँगा फिर भी मैं स्टडी कर लूँगा 11th तक की, मैं सीधा 11th में जाना चाहता हूँ। फिर मित्सुओ जो होता है वो स्कूल में जाता है, स्कूल में जाके बैठता है और फिर से वो मतलब कि पूरी की पूरी सारी की सारी लड़कियाँ मतलब कि मित्सुओ के ऊपर फ्लैट थी और वहाँ पे सारे के सारे लड़के सुमेरे के ऊपर फ्लैट थे। यहाँ पे मित्सुओ की बात करते हैं। जी हाँ गाइस, मैं दोनों में से किसी एक ही फैमिली की स्टोरी में आपको बताऊंगा और दूसरी फैमिली की स्टोरी सेम टू सेम ऐसी ही होगी, उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। सो आप लोग समझ ही जाना। सो मैं बार बार दोनों की स्टोरी समझाते समझाते मतलब कि समझा नहीं पाऊँगा, इसलिए मैं किसी एक ही फैमिली की स्टोरी समझा रहा हूँ। सो मित्सुओ जो होता है वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम मुझे ऐसे ही मतलब कि जो लड़के होते हैं ना वो मित्सुओ को परेशान करने आते हैं और वो उसका कॉलर पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि ओए बच्चे खड़ा हो। फिर मित्सुओ कहता है कि तेरे बोलने से मैं खड़ा हो जाऊँगा, रिस्पेक्ट दे, बाद में खड़ा होऊंगा। फिर वो कहते हैं कि तेरी रिस्पेक्ट की ऐसी की तैसी। और जैसे ही वो ऐसी गाली बोलता है ना वो मित्सुओ उसको ऐसी लात देता है ना कि वो सीधा बेंचिस पे जाके गिर जाता है। और फिर दूसरे लड़के का कॉलर मतलब कि बैठे बैठे ही उसका कॉलर पकड़ता है और वो अपना कॉलर मित्सुओ के सिर्फ एक हाथ से छुड़ा भी नहीं पा रहा होता है और कह रहा होता है कि तेरे दोस्त को बोल के पहले रिस्पेक्ट दे वरना तुम दोनों भी गए। फिर मतलब कि मित्सुओ ने अपने दोनों हाथों से दोनों के कॉलर पकड़ रखे होते और इतनी ज़ोर से पकड़ रखे होते कि वो दोनों छुड़ा भी नहीं पा रहे होते। और फिर वो जो लड़का होता है वो कहता है कि तेरी इतनी मजाल। फिर मित्सुओ जो होता है ना वो क्या करता है, अपना पैर मतलब कि बीच में लाता है, वो मित्सुओ को मारने आ रहा है और वो लड़का जो होता है ना वो सीधा मित्सुओ पे गिर जाता है और मित्सुओ उसका मतलब कि कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि तुझे क्या लगा तुम मेरे पे गिर जाएगा और मुझे चोट लग जाएगी? तुझे मैं अपने पे गिरने भी नहीं दूंगा। पहले बता तू अमीर बाप का बेटा है फिर भी रिस्पेक्ट दे। वो गुस्से से कहता है और मित्सुओ के गुस्से से वो डर जाता है और कहता है कि बोल कि सॉरी और प्लीज़ खड़े हो जाइए सर, ऐसा बोल। और वो क्लास के सबसे ख़तरनाक बच्चे से ये बुलवाता है और उसके कॉलर को पकड़ के कहीं और फेंक मतलब कि उसको पकड़ के कहीं ज़मीन पे फेंक देता है। और फिर मित्सुओ वहाँ पे स्टाइल से खड़ा होके जा रहा होता है, ऐसा करके मतलब कि सॉन्ग बज रहा होता है और ऐसे जा रहा होता है मित्सुओ। और सारी लड़कियां तो भाई उसके ऊपर और भी ज़्यादा फ्लैट होने लगती है। और उनमें से एक लड़की जिसका नाम था मिचिको। जी हाँ गाइस, ये वही मिचिको है जो कि आप समझ ही चुके होंगे। सो ये मिचिको मित्सुओ के पास आती है और उसे प्रपोज कर देती है। फिर मित्सुओ कहता है कि आई रिजेक्ट हिम, क्योंकि मुझे ऐसी लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं है।
जो मेरे एटीट्यूड से प्यार करती हो, ना कि मुझसे। और ऐसा कह के मित्सु वो चला जाता है। सो गाइस स्टोरी बस यहीं तक थी। सो पहला पार्ट होगा सो आप लोगों को बोरिंग लगा होगा, लेकिन सेकंड या थर्ड पार्ट में आपको बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगेगा। सो बाय बाय।